हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। पहला क्या है हमारा कंजर्वेटिव फोर्सेस और दूसरा हमारा क्या है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। हम इसका कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, मतलब कंपैरिजन करके हम इसका स्टडी करेंगे कि हमारा कंजर्वेटिव फोर्सेस और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हमारा आखिरकार होता क्या है। कंजर्वेटिव फोर्सेस को अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो हम लोग क्या इसको डिफाइन करेंगे, दैट फोर्स इज इंडिपेंडेंट। यहां मैंने क्या लिखा, फोर्स इज डिपेंडेंट। अब मैंने जब यहां लिखा फोर्स इज इंडिपेंडेंट और फोर्स इज डिपेंडेंट, तो ये हम लोग को कुछ भी एक तरीके से क्लियर आंसर नहीं दे रहा है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे अच्छे से, दैट फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग अ पार्टिकल। मतलब कि जो हमारा फोर्स होगा, फोर्स की वजह से हमारा वर्क डन होगा, और जो हमारा वर्क डन होगा वो क्या होगा, फोर्स से इंडिपेंडेंट होगा इन डिस्प्लेसिंग अ पार्टिकल। एग्जाम्पल, फ्री फॉल ऑफ ऑब्जेक्ट। अब सिर्फ डेफिनेशन पार्ट की हम लोग बात करें, अभी इसको और डिटेल्स में मैं समझाऊंगा कि आखिरकार इस लाइन का हमारा मतलब क्या हो रहा है। अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में हमारा क्या आ जाएगा, फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग अ पार्टिकल। एग्जाम्पल, फ्रिक्शन। तो ये तो हमारा डेफिनेशन पार्ट की बात थी कि कंजर्वेटिव फोर्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं। अब हम समझते हैं कि आखिरकार इसका मतलब क्या हो रहा है जब मैं इसको ऐसे डिफाइन कर रहा हूं, तो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को। चलिए तो अब इसके हम बात करते हैं कि इसको हम कैसे अच्छे से डायग्रामेटिकली हम इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए, तो हमने बात किया किसका, कंजर्वेटिव फोर्सेस का। हमने यहां बात किया था एग्जांपल फ्री फॉल। अब जब हम फ्री फॉल की बात करेंगे तो फ्री फॉल में हमारा कौन सा फोर्स पार्ट प्ले में आता है, तो फ्री फॉल में हमेशा हमारा ग्रेविटेशनल फोर्सेस पार्ट प्ले में आता है, ठीक है। अब कैसे, मानिए कि यह आपका ग्राउंड है, ग्राउंड से आपने एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, ये बॉल आपका ऊपर की तरफ गया, दैट मींस यहां पे बॉल के अंदर आपका पोटेंशियल एनर्जी था, पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस टू काइनेटिक एनर्जी, फिर आपका एक मैक्सिमम कोई आपका एक क्या पॉइंट पहुंचेगा, तो आपका एक मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट पहुंचेगा, और इस हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के बाद क्या हो जाएगा, उसका काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा। तो मतलब उसके बाद बॉल हमारा क्या हो जाएगा, फिर इस सेम पाथ पे भी या इसके ऑपोजिट पाथ पे बॉल हमारा नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं वर्क डन की बात करूं तो इसको हम लेते हैं फर्स्ट केस और इसको हम लेते हैं सेकंड केस। सो वर्क डन इन फर्स्ट केस, दैट इज, नाम दे देता हूं मैं इसका ए बी सी। सो वर्क डन इन ए बी हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, तो माइनस ऑफ एम जी एच। माइनस ऑफ एम जी एच क्या हो गया, तो वर्क डन की अगर मैं बात करूंगा तो फोर्स इंटू डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस हमारा हाइट h है और ये हमारा अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है,
तो इसी वजह से हमारा माइनस ऑफ जी साइन आया। तो WAB इज इक्वल टू माइनस ऑफ mgh। किस वजह से? तो बॉडी गोइंग अपवर्ड्स। अब हम बात करते हैं BC का। तो WBC इसको मैं किसके इक्वल लिख सकता हूं? WBA के भी इक्वल लिख सकता हूं मैं इसको। WBC को मैं WBA के भी इक्वल लिख सकता हूं। कब? तो उस केस में जब हमारा बॉडी सेम पाथ पे ऊपर गया है और सेम पाथ पे बॉडी हमारा नीचे आया है। दैट मीन्स पाथ ट्रेवल्ड जब सेम होगा तो फिर WBC या फिर WBA हमारा क्या हो जाएगा? प्लस ऑफ mgh। अब अगर मैं यहां पे देखूं तो हमारा क्या आ रहा है? दैट इज WBA इज इक्वल टू माइनस ऑफ WAB। यही आ रहा है ना? कैसे? mgh इज इक्वल टू माइनस ऑफ mgh आ रहा है हमारा। तो इसको मैंने कैसे लिख दिया था? W ऑफ BA इज इक्वल टू माइनस ऑफ WAB। एक तरीके से हम इसको क्या बोल सकते हैं? एक्शन रिएक्शन लॉ के फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। दैट मीन्स अब अगर मुझे टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना होगा, ठीक है, तो टोटल वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा? 0 होगा कि नहीं होगा? टोटल वर्क डन हमारा कितना हो गया? सो टोटल वर्क डन हमारे यहां पे इस पाथ में हमारा हो गया 0। ठीक है, तो ये था हमारा एक तरीके का एग्जांपल कंजर्वेटिव फोर्सेस का, कि जब भी आपका टोटल वर्क डन 0 हो गया, दैट मींस इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फोर्स अप्लाइड। मतलब कि वो कहीं पे भी फोर्स पे वो डिपेंड आपका नहीं कर रहा है। ठीक है, अब मानिए कि मैंने तो इसको ग्रेविटेशनल फोर्स के टर्म में मैंने यहां पे इसको लिख दिया है। अब अगर मैं कोई एक वर्क डन किसी ऑब्जेक्ट का देखता हूं कि मैंने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया और उसके बाद मैं उसे ऑब्जेक्ट का मैं कैलकुलेट करता हूं कि आखिरकार हमारा वर्क डन कितना है। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि कोई आपका एक बॉडी पॉइंट ए पे है। ठीक है, पॉइंट ए से ये किसी दूसरे पॉइंट बी पे पहुंचा है। दैट मीन्स हमें कुछ वर्क डन मिलेगा WAB। ठीक है, फिर ये इसका पाथ है, इसका पाथ मान लीजिए x। अब हमारा यही बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी पर दूसरे पाथ पे जा रहा है। इस पाथ को आप मान लीजिए x डैश। दैट मीन्स हमें एक बार मिलेगा WAB ड्यू टू पाथ x, एक बार हमें मिलेगा WAB डैश ड्यू टू पाथ x डैश। अब अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं टोटल वर्क डन, तो टोटल वर्क डन किस पे होगा? ये क्लोज्ड लूप पे होगा आपका। सो टोटल वर्क डन इन क्लोज्ड लूप, कि इस क्लोज्ड लूप में आखिरकार हमारा टोटल वर्क डन कितना हो रहा है यहां पे। सो टोटल वर्क डन इन दिस क्लोज्ड लूप हमारा किसके इक्वल आ रहा है? 0 के इक्वल। और 0 के इक्वल कब आएगा? व्हेन x इज इक्वल टू x डैश। पाथ कोई भी हो, मान लो कि आपका स्कूल जाने का एक रास्ता ऐसे है जहां पे आपका डिस्टेंस होता है 5 मीटर, 5 किलोमीटर, मान लो मीटर बहुत छोटा हो जाएगा, 5 किलोमीटर। एक आपका स्कूल का रास्ता जाने का कुछ ऐसे है, इसका भी डिस्टेंस आपका कितना है? 5 किलोमीटर है। तो या तो आप इस रास्ते से जाओ या आप इस रास्ते से जाओ, बात तो आपका सेम रहेगा। तो उस केस में जो भी आपका ये क्लोज्ड लूप बन रहा है, इस क्लोज्ड लूप पे आपका टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा? 0। तो इस तरीके से भी हम क्या बोल सकते हैं? दैट कि जो हमारा कंजर्वेटिव फोर्सेस होता है, कंजर्वेटिव फोर्स में इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वर्क डन, कि वो वर्क डन पे हमारा डिपेंड नहीं कर रहा है फोर्स ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। अगला एग्जांपल, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है
W इज इक्वल टू mgh। अब ये जो mgh हमारा जो यहाँ पे आपका फॉर्मूला है, मान लो कि कोई आपका एक बॉडी यहाँ पे है, इस बॉडी को आपने पॉइंट ए से पॉइंट बी पे भेजा, फिर हमारा ये पॉइंट बी से पॉइंट ए पे नीचे आया, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, मतलब कि यहाँ पे भी आपका एक क्लोज लूप बन रहा है। तो इस क्लोज लूप पे भी अगर मैं देखूंगा तो डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डब्ल्यू बी ए विच इज इक्वल टू 0। तो हमारा ये क्या हो जाएगा फोर्सेस, तो ये फोर्सेस हो जाएगा हमारा कंजर्वेटिव इन नेचर। ठीक है, तो बस कंजर्वेटिव फोर्सेस में आपको सिर्फ इस बात का ध्यान देना है कि जो आपका कंजर्वेटिव फोर्सेस में होता है, इसमें जो आपका वर्क डन होता है, तो इसमें आपका वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। मतलब कि एक सिंपल सा अगर मैं डेफिनेशन लिखूं, सो वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। तो ये हमारा हो गया कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब हम बात करते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की। सो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आपका क्या हो जाएगा, जस्ट इसका ऑपोजिट। अब जस्ट इसका ऑपोजिट आपका कैसे हो जाएगा, तो ये कॉन्सेप्ट भी आप पहले आप जानते हो कैसे। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में जो हमारा वर्क डन होगा, वर्क डन इज डिपेंडेंट ऑन पाथ। एग्जाम्पल फ्रिक्शन। कैसे, आपका ये प्लेन सरफेस है और प्लेन सरफेस पे आपका ये बॉडी पॉइंट ए पे है और आपको बॉडी को पॉइंट ए से पॉइंट बी पे लेकर के जाना है। दूसरा एग्जांपल मान लीजिए इसी का कि आपका फिर से हॉरिजॉन्टल में आपका एक रफ सरफेस है और यहां पे आपका सेम बॉडी को आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी पर लेकर के जाना है। सेम है दोनों बॉडी का, जो आपका मास, इसका ही मास आपका m है, इसका ही मास आपका m है, लेकिन दोनों जिस बॉडी को जिस सरफेस पे लेकर के जाना है, दोनों का सरफेस अलग अलग है। एक आपका प्लेन सरफेस है, एक आपका रफ सरफेस है। तो दैट मींस यहां पे जो आपका फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, मान लो μs1, और यहां पे आपका फ्रिक्शन जो एक्ट कर रहा है, इसको मान लो μs2। तो आप क्या लिख सकते हो, दैट μs2 इज ग्रेटर देन μs1। मतलब कि जो रफ सरफेस जो आपको फ्रिक्शन देगा वो आपका क्या होगा, ज्यादा होगा, इट विल बी ग्रेटर एज कंपेयर टू द फ्रिक्शन अप्लाइड बाय द सरफेस 1। सो μs2 विल बी ग्रेटर देन μs1। और अगर मैं वर्क डन की बात करूंगा, सो वर्क डन एक तरीके से डिपेंड करेगा सरफेस के ऊपर, इट विल डिपेंड ऑन सरफेस। कैसे, जहां पे फ्रिक्शन कम है यहां पे वर्क करना आपका इजी होगा, जहां पे आपका फ्रिक्शन ज्यादा है यहां पे आपका वर्क डन करना थोड़ा सा हार्ड होगा। होगा कि नहीं होगा, प्रैक्टिकली सोचो। प्लेन सरफेस है, टाइल्स का सरफेस है, और एक आपका सरफेस है जहां पे आपका पत्थर है, या आपका रोड, एक आपका रोड बना हुआ है और आपका एक रोड टूटा हुआ है। तो जो आपका रोड अच्छा है वहां पे आप इजीली कार या बाइक को चला सकते हो, और जो रोड आपका टूटा हुआ है वहां पे जब आप कार या बाइक को चलाओगे तो आपको उतना इजी नहीं पड़ेगा। तो आप क्या बोल सकते हो कि रफ सरफेस पे आपका वर्क डन करने में आपको ज्यादा समय लगेगा एज कंपेयर टू वर्क डन इन केस ऑफ प्लेन सरफेस। तो इसीलिए ये एग्जांपल हमारा किसका आ जाता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का, कि फ्रिक्शन जो फोर्स होता है इट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस फोर्स, एक नया टर्म आपका आता है विस्कस, और ये विस्कस जो हमारा टर्म आया ये कहां से आया, विस्कोसिटी। ठीक है, अब विस्कोसिटी मतलब
विस्कोसिटी एग्जाम्पल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब ये हमारा विस्कोसिटी क्या होता है, तो फोर्स बिटवीन लेयर्स ऑफ फ्लूइड। अब फोर्स बिटवीन लेयर्स ऑफ फ्लूइड आपका क्या हो गया, मान लो कि आपका एक ये बकेट है और बकेट के अंदर आपका क्या प्रेजेंट है, आपका बकेट के अंदर आपका वाटर प्रेजेंट है। अब इस बकेट को आपने टेढ़ा किया और आपका H2O मतलब वाटर आपका क्या हुआ, निकला बाहर की तरफ, तो आपका H2O क्या होगा, फ्लो करना शुरू होगा और फ्लो करके वो कुछ ना कुछ आपका डिस्टेंस को कवर करेगा। डिस्टेंस कवर कितना किया हमारा S। तो अब हमारा ये फ्लूइड आखिरकार फ्लो कैसे करेगा, तो इसका फ्लो का आपका सिर्फ ये होगा कि जो हमारे फ्लूइड के जो लेयर्स होते हैं, मतलब कि आपका एक H2O का लेयर ये रहेगा, इसके ऊपर आपका एक और ये दूसरा H2O का लेयर रहेगा, इसके ऊपर आपका तीसरा H2O का लेयर रहेगा, इसके ऊपर आपका चौथा H2O का लेयर रहेगा, और यही सारे लेयर्स की वजह से आपका पूरा एक H2O का फॉर्मेशन होगा। अब जब आप पानी को गिराओगे तो आपका जो नीचे वाला जो सबसे लेयर होगा ये फ्रिक्शन की वजह से रुक जाएगा। अब नीचे वाला सरफेस जो फ्रिक्शन की वजह से रुक गया है तो उसके ऊपर वाला सरफेस तो मोशन पे है, इनर्शिया का कॉन्सेप्ट, इनर्शिया एट रेस्ट और इनर्शिया इन मोशन, कि आप जैसे आप बस में ट्रैवल कर रहे हो खड़े होकर के, आपका बस में आपका जो फुट है वो आपका फुट क्या है, इनर्शिया एट रेस्ट है, लेकिन आपका जो कंप्लीट बॉडी है विद कंपैरिजन टू द सराउंडिंग वो किसमें है, तो वो हमारा इनर्शिया इन मोशन में है। अब जैसे ही आपका ब्रेक्स अप्लाई होता है, सडन ब्रेक्स, तो हमारा बॉडी टेंड टू मूव फॉरवर्ड होता है। तो हमारा ये बॉडी फॉरवर्ड की तरफ क्यों गया, क्योंकि फोर्स हमारा लगा। अब जब हमारा फोर्स लगा तो हमारा जो पैर था वो हमारा जमीन पे टिका रहा और पैर के जो ऊपर का पोर्शन है वो आगे मूव किया। अब अगर आप डिस्प्लेसमेंट को ध्यान से देखोगे तो जो आपके फुट के पास का जो आपका पोर्शन है नी तक में वो कम डिस्प्लेस करेगा एज कंपेयर टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ योर हेड। मतलब कि आप जब आगे की तरफ जो आप मूव करोगे तो फुट के पास का पोर्शन आपका थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ और आगे का बॉडी आपका ज्यादा डिस्प्लेस हुआ। तो इसका आपका सिर्फ मतलब क्या हो गया कि आपका जो भी बॉडी आगे मूव कर रहा है तो जमीन पे आपका फ्रिक्शन एक्ट किया तो वो सडन रेस्ट पे आया, और उसके ऊपर का जो पोर्शन है वो ड्यू टू इनर्शिया इन मोशन की वजह से वो आपका थोड़ा सा आगे मूव किया। तो सिमिलरली आपका फ्लूइड में भी होता है कि फ्लूइड का आपका एक लेयर के ऊपर दूसरा, दूसरा के ऊपर तीसरा, तीसरा के ऊपर चौथा, चौथा के ऊपर पांचवा। अब मान लो आपका ये जमीन है, फ्लोर है। अब फ्लोर पे जैसे आपका फ्लूइड का पहला लेयर आया ये तुरंत क्या हो जाएगा, रेस्ट पे आएगा। अब इसके ऊपर का जो है वो ड्यू टू स्लाइडिंग मोशन, स्लाइडिंग मोशन आपने पढ़ा था ना फ्रिक्शन में, सो ड्यू टू स्लाइडिंग मोशन वो क्या करेगा, इसके ऊपर स्लाइड कर गया, मतलब दूसरा लेयर इसके ऊपर स्लाइड किया, तीसरा लेयर दूसरे लेयर के ऊपर स्लाइड किया, चौथा लेयर तीसरे के ऊपर स्लाइड किया, पांचवा लेयर चौथे के ऊपर स्लाइड किया, और इसी स्लाइडिंग की वजह से आपका जो फ्लूइड होता है वो आपका एक डिस्टेंस s को कवर करता है। तो दैट मींस इस केस में जो आपका वर्क डन बाय अ फ्लूइड हो रहा है फॉर कवरिंग अ डिस्टेंस s वो डिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट है आपका, ठीक है। ठीक है, तो आपका जो विस्कोसिटी हुआ ये विस्कोसिटी आपका किसका एग्जांपल हो गया, एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का। सो विस्कोसिटी, फ्रिक्शन ये सब किसके एग्जांपल है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के। जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये सब किसके एग्जांपल है, सो कंजर्वेटिव फोर्सेस के। सो जब भी आपका वर्क डन डिपेंड करेगा पाथ पे तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, और जब आपका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा तो कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। अब हम बात करते हैं
पोटेंशियल so potential energy in relation to conservative forces। तो हमारा ये पोटेंशियल एनर्जी रिलेशनशिप विद कंजर्वेटिव फोर्सेस हमारा कैसे आता है, हमको ये देखना है। ठीक है, so change in potential energy is negative of change in work done, that is delta U is equal to minus of delta W। ठीक है, डेल्टा W is equal to F dot dx। अब अगर मुझे W की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, सो W is equal to इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा W from 0 to W is equal to integration of F dot dx from x initial to x final। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, that W is equal to F dot dx को मैं कैसे लिख सकता हूं, सो dx हमारा आ जाएगा dx का इंटीग्रेशन, सो xf माइनस xi। अगर मैं dx का इंटीग्रेशन करूंगा तो xf माइनस xi आएगा हमारा। तो हमारा रिलेशनशिप क्या था, दैट डेल्टा u इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा w। तो हमें क्या मिलेगा, दैट डेल्टा u इज इक्वल टू माइनस ऑफ f डॉट xf माइनस xi। तो ये आपका एक सिंपल सा डेरिवेशन पार्ट था, दैट पोटेंशियल एनर्जी इन रिलेशनशिप टू कंजर्वेटिव फोर्सेस में, कि हम लोग पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये सब बस आपके छोटे छोटे पॉइंटर्स है जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं दिए हुए हैं, लेकिन आपको ये सारे पॉइंटर्स जानने होते हैं, इसका मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल में और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू में ये सब कॉन्सेप्ट आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, सो अब जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है, सो अगला कॉन्सेप्ट होगा हमारा, अगला कॉन्सेप्ट हमारा होगा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। चलिए, अब यहां से आपका फिर से पार्ट, तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हमारा क्या स्टेट करता है, दैट इज टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड एंड टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के कैसे इक्वल होगा आपका, हम ये देखते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू F डॉट dx एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा W। और वी नो, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं डेल्टा W के इक्वल भी लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू F डॉट dx, और F डॉट dx हमारा किसका फॉर्मूला होता है, डेल्टा W का, और डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा W। तो इसका मतलब हमारा क्या हो गया, दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो आपका जो ये रिलेशनशिप आता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इस रिलेशनशिप पे आपका एक ग्राफ भी है, अभी आपको मैं ग्राफ बताता हूं। ठीक है, सो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, दैट काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारा एनर्जी, टोटल एनर्जी हमारा क्या है इसके अंदर, कंजर्व्ड है। आपको मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में आपको मैंने बताया था कि जब भी आपका वैल्यू 0 के इक्वल आ गया, मतलब वहां पे आपका एनर्जी कंजर्व है।
और अगर आपका वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आया है तो मतलब आपका वहां पे एनर्जी कंजर्व नहीं है। अब मैंने बात किया था इसके ग्राफ की, सो इसके ग्राफ को हम कैसे दिखाएंगे? सो ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। सो अभी हमें एक रिलेशनशिप मिला था दैट डेल्टा के ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू। तो इसका मतलब क्या हो गया कि व्हेन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस देन पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। कि जब हमारा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा, एंड व्हेन काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस देन पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। ठीक है, अब हम इस बेसिस पे अब हमको एक ग्राफ बनाना है। सो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे हमने क्या ले लिया? एनर्जी, और एक्स एक्सिस पे मैंने क्या ले लिया? हाइट या फिर डिस्टेंस। अब हमने हाइट क्यों लिया? क्योंकि बेसिकली हम लोग, एक डैम है ये हमारा, और डैम से जब हम पानी को नीचे गिराते हैं जमीन पे, ग्राउंड पे, तो यहां पे हमारा पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस टू काइनेटिक एनर्जी। ये सब आपका क्लास 9 का कॉन्सेप्ट है जो आपने क्लास 9 में पढ़ा है। अब यहां पे आपका रिलेशनशिप दिया हुआ है कि जब आपका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा तो आपका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा। सो अब इस ग्राफ को हम कैसे बना लेंगे? सो ये हमने लिया ओरिजिन। अब हमारा काइनेटिक एनर्जी 0 से इंक्रीज किया, ठीक है, हमारा काइनेटिक एनर्जी 0 से अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचा, तो उस केस में हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या था? मैक्सिमम पॉइंट पे था। वो हमारा क्या हुआ? तो वो हमारा डिक्रीज होकर के एक मिनिमम पॉइंट पे पहुंचा। इसका मतलब आपका क्या हो गया कि जब बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी था मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मतलब वाटर स्टोर्ड इन अ बकेट के अंदर आपका पानी रखा हुआ है। सो जब आपका पानी रखा हुआ है तो उसके अंदर आपका पोटेंशियल एनर्जी है, और पोटेंशियल एनर्जी कितना है उसका? मैक्सिमम। तो हम यहां पे एक और चीज लिख सकते हैं दैट व्हेन पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम देन काइनेटिक एनर्जी इज 0। तो यहां पे हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या था? मैक्सिमम था। सो काइनेटिक एनर्जी हमारा यहां पे क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है, अब इसका अगला केस आपका क्या आ जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, यहां पे क्या है? तो यहां पे आपका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, सो काइनेटिक एनर्जी 0। यहां पे आपका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, तो पोटेंशियल एनर्जी 0। तो जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज ग्राफ बिटवीन एनर्जी एंड हाइट, तो हमारा ग्राफ कैसा होगा? When potential energy is maximum, so kinetic energy is 0, and when kinetic energy is maximum, तो the potential energy is 0। और जैसे जैसे आपका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता है वैसे वैसे हमारा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है। अब हमारा यहाँ पे ग्राफ हमारा एक कंप्लीट हुआ, इसको अगर हम और फर्दर कंप्लीट करेंगे तो हम इसको एक इस फॉर्म में लेकर के जाते हैं। अब ग्राफ के इस फॉर्म का आपका मतलब फिर से क्या हो गया कि इस पॉइंट पे आपका फिर से पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया?
सो पोटेंशियल एनर्जी हमारा हो गया मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी हमारा कितना हो गया 0. सो दिस इज द ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी स्टेटिंग कि जो आपने पढ़ा है कि जब पोटेंशियल एनर्जी मतलब जब वाटर स्टोर्ड इन अ बकेट है, जो आप उसको गिराते हो, सो पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस इनटू काइनेटिक एनर्जी. सो उसी का आपका यहाँ पे ग्राफ है कि जब आपका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम था सो काइनेटिक एनर्जी वाज 0, और जैसे जैसे आपका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुआ आपका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुआ. आपका जब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा तो आपका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा. सो ये था हमारा ग्राफ. ये ग्राफिकल बेस पे भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है, चलिए. तो अब इसके बाद जो हम लोग का अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक हम लोग का क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. अगला टॉपिक हमारा क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट. कि हमारा मैकेनिकल एनर्जी कैसे कंजर्व है किसी भी फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट में. ठीक है, ये मान लीजिए हमारा क्या है, ग्राउंड है. यहां पे हमारा कोई एक बॉडी है पॉइंट ए पे. ये बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आया और फिर पॉइंट बी से ग्राउंड पे आया, जो कि क्या है हमारा पॉइंट सी है. पॉइंट ए से ग्राउंड का जो हमारा डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमारा क्या है, h, मतलब हाइट h है. ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी का जो हमारा डिस्टेंस है, ये हमारा कितना है x. मतलब पॉइंट बी से पॉइंट बी का डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, h माइनस x. ठीक है, अब हम लोग को देखना है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट. सो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, एट पॉइंट ए. अब पॉइंट ए पे बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी कितना है, mgh. काइनेटिक एनर्जी कितना है 0. ये तो डायरेक्ट क्लियर है कि पोटेंशियल एनर्जी यहां पे कितना होगा, सो mg, और हाइट कितना है h, सो पोटेंशियल एनर्जी mgh होगा. और बॉडी चूंकि हमारा रेस्ट पे है सो हमारा काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा 0. क्यों, बिकॉज बॉडी एट रेस्ट. अब हम इस बॉडी को यहां से फ्रीली फॉल छोड़ते हैं अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी. सो बॉडी हमारा पॉइंट ए से कहां पहुंचा, पॉइंट बी पे पहुंचा. अब जब बॉडी हमारा पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आएगा, दैट मींस यहां पे इसका काइनेटिक एनर्जी और यहां पे इसके पोटेंशियल एनर्जी में हमारा कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा. सो कितना चेंजेस आ रहा हम अब वो कैलकुलेट करते हैं. सो हमें ये पता है दैट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. ये हमें पता है. इनिशियल वेलोसिटी बॉडी का क्या है 0, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. अब इस केस में पॉइंट a से पॉइंट b का डिस्टेंस कितना है, x है. तो मैं कैसे लिखूंगा दैट v स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax या फिर 2gx.
बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो मैं इसको जी के इक्वल लिख दिया। अब हमें पता है दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर, तो विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ m इंटू 2gx, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी हमें कितना मिलेगा mgx। सो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी हमें कितना मिला mgx। ये सारे वैल्यूज को आप ध्यान दीजिएगा बिकॉज न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त आपको इन सारे वैल्यूज को आपको ध्यान देना होगा। तो अब अगर मैं सब कुछ एक साथ अगर मैं लिखता चलूं अभी, सो हमें पॉइंट ए पे काइनेटिक एनर्जी वाज इक्वल टू 0, पोटेंशियल एनर्जी वाज इक्वल टू mgh। पॉइंट बी पे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mgx। अब हमको पोटेंशियल एनर्जी हमको कैलकुलेट करना है। सो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी डेल्टा यू हमारा कितना होगा। सो इस केस में आपका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कितना होगा, तो ये डिस्टेंस, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो रेस्ट पे आने के बाद होता है लेकिन बॉडी तो यहाँ मोशन में है। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट को आप समझो। चलो मैं इसको पहले लिख रहा हूँ फिर समझाता हूँ। डेल्टा यू इज इक्वल टू, मैंने क्या लिखा, mg h माइनस x। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि सर यहाँ पे तो हमारा काइनेटिक एनर्जी को तो हमने हाफ ऑफ mv स्क्वायर किया था और हमारा वेलोसिटी में जो mv v था हमारा v तो सर हमारा 2gx के इक्वल आया था। तो फिर यहाँ पे सर हमने ऐसा क्यों किया, हमने h माइनस एक्स मतलब हमने इस डिस्टेंस को क्यों कवर अप किया, हमने ये डिस्टेंस क्यों नहीं लिया है। तो बेटा इसका सिंपल सा एक आंसर है कि पॉइंट बी पे क्या हमारा बॉडी रेस्ट पे है, तो नहीं। पॉइंट ए पे हमारा बॉडी रेस्ट पे था तो हमने mgh लिया। पॉइंट सी पे हमारा बॉडी रेस्ट पे है या होगा तो हम उसको ले लेंगे कंप्लीट। लेकिन पॉइंट बी पे तो हमारा बॉडी मोशन में है, और जब हमारा बॉडी पॉइंट बी पे अभी मोशन में है तो उस केस में क्या हो गया कि हमारा काइनेटिक एनर्जी तो इंक्रीज किया, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करके हमारा कितना पहुंचा, तो mgx पहुंचा। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा कितना हो जाएगा, जो आपका ये रिमेनिंग डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू mg h माइनस x। सो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी हमें कितना मिला, mg h माइनस x। अब हम बात करते हैं एट पॉइंट सी पे। सो पॉइंट सी पे हम फिर किसकी बात करेंगे, काइनेटिक एनर्जी की हम बात करेंगे। सो काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या होगा, तो उसके पहले v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2g, या x लूंगा तो आप कंफ्यूज होंगे, 2as, x नहीं s लिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा v स्क्वायर, फिर ये तो 0 ही रहेगा हमारा, तो हमारा v स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 2a। अब मैं यहाँ पे जब s की बात करूंगा तो s हमारा क्या होगा, ये रिमेनिंग डिस्टेंस दैट इज h माइनस x। तो काइनेटिक एनर्जी हमें कितना मिलेगा, हाफ ऑफ mv स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ m 2g h माइनस x, 2 से 2 कैंसिल आउट, मतलब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mg h माइनस x। तो यहां पे मैंने पॉइंट सी के लिए लिखा, पॉइंट सी के लिए काइनेटिक एनर्जी हमारा कितना आया, mg h माइनस x, ठीक है। अब हम लोग किसके लिए कैलकुलेट करते हैं, तो हम लोग उसका पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग कैलकुलेट करना देखते हैं। सो डेल्टा यू एट पॉइंट सी mgh
अब यहाँ पे हाइट आपका क्या हो जा रहा है, 0, h इज इक्वल टू 0, सो डेल्टा यू की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, डेल्टा यू की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, डेल्टा यू की वैल्यू हमारी यहाँ पे 0 आ गई। ठीक है, तो दैट मींस तीनों केसेस में हमें यहाँ पे क्या पता चल गया कि बॉडी का हमारा काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितना है। अब अगर इस बेसिस पे अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूंगा, सो ये हमारा फिर से हाइट h, ये हमारा फिर से एनर्जी E। इस केस में आपका काइनेटिक एनर्जी आपका इंक्रीज किया तो आपका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा। ठीक है, और ये जो लाइन होगा आपका ग्राफ का, मतलब ये लाइन हमें क्या बताएगा, इसका टोटल एनर्जी, कि बॉडी के अंदर आखिरकार हमारा टोटल एनर्जी कितना प्रेजेंट है। तो ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमारा फ्री फॉल कर रहा है तो उस केस में हमारा टोटल एनर्जी कैसे हमारा कंजर्व रहेगा। ठीक है बच्चों, अब अगले वीडियो लेक्चर में हम स्प्रिंग के बारे में केस डिस्कस करेंगे कि जो हमारा स्प्रिंग होता है तो स्प्रिंग में हमारा काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हमारा कैसे कंजर्व रहता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।